नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ATV इंडिया में। आज हमारे जो मेहमान हैं उन्हें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और मुरैना क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं। काफ़ी लोग उनके काफ़ी लोग उनसे अच्छी तरह परिचित भी हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय नरसिंह शिकरवार जी, जिला अध्यक्ष शिवसेना मुरैना, आपके सामने बैठे हुए हैं और आज हम इनसे बहुत ही ख़ास मुलाकात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन को लेकर कई मुद्दे हैं जो जनता अपने जन सेवक से उम्मीद लगाकर बैठी है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर हमारे नरसिंह शिकरवार जी मैदान में आए हैं और राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। तो ये अपने मुरैना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 37 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। तो आज हमारी इनके साथ विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हम जानेंगे कि माननीय नरसिंह शिकरवार जी ने ये जो कदम रखा है वो किन किन मुद्दों को लेकर रखा है और उन्हें कौन कौन सी ऐसी कमियां दिखाई दी जिनके कारण उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। और हम और भी उनके साथ कई विशेष चर्चाएं करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं माननीय नरसिंह शिकरवार जी से। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार मनु जी। ये आपका जो राजनीति में कदम है, राजनीति को लेकर आपने जो विचार रखे हैं, जनता से आप अपना क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं जनता को? सबसे पहले तो मैं ATV इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बताना चाहता हूं कि राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूं, समाज की सेवा। और जो लोग परेशान हैं, लोग जो जूझ रहे हैं जो प्रशासन की जो नीतियों से, उनकी मदद करना चाहता हूं जी। ठीक है। तो जनता के लिए जैसे मैंने कई विचारों में पूछा है, मैंने कई राजनेताओं के इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनसे हम बातचीत हुई है। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपने राजनीति में जो कदम रखा है, तो आप जनता के ऐसे कौन से 2 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप काम करने के लिए तत्पर हैं? ऐसे कोई 2 मुद्दे आप हमें बता दीजिए। जनता के काफ़ी मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो काफ़ी परेशान हैं, जिनके कोरोना काल में उनकी कमर टूट गई है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा छाई हुई है जी। शहर में, प्रदेश में, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी है और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार की जो नीतियाँ आई थी, जैसे कई ऐसी नीतियाँ आई थी, राशन वितरण योजना आई थी, उसके बाद 500 रुपये प्रति माह की जो योजना आई थी, तो क्या जनता को उसका लाभ मिल पाया था? देखो ऐसा है, जनता को जो हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है जी। जो एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पर जो हितग्राही हैं, जो इसके पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जो साठगांठ से जो लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या उनके लोग हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। जी जी। मतलब आपका कहना ये है कि जिनकी अच्छी पहुंच और पकड़ बनी हुई है वो शासकीय योजनाओं का लाभ अच्छे से ले पा रहे हैं। बिल्कुल वही लाभ ले पाते हैं। जो इसका पात्र लोग हैं उनको किसी प्रकार की योजना का लाभ मिलता ही नहीं है। जी। आप BPL को उठा के देख लें, आप शहर में 60% BPL ऐसे लोगों के बने हैं जो अमीर हैं। अमीर के मान के चले जिनके 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी है साल की। और ऐसे लोग जिनकी आमदनी 90,000 भी नहीं है, उनके BPL कार्ड नहीं है। तो मतलब शासन की योजनाओं का लाभ सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। तो इस जगह आप इस क्षेत्र में मतलब ऐसा क्या कार्य करेंगे जिससे शासन की सभी योजनाओं का लाभ एक गरीब को मिल सके? तो उस क्षेत्र में आप मतलब कैसा कार्य करने के विचार में हैं? इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और प्रयासरत हूँ जी। मैंने समय समय पर अपने क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 37 में मैंने कई बार कैंप लगाए हैं और लोगों को जो शासन की जो हितग्राही योजना है उनका लाभ मैं उनके द्वार तक, यानी उनके घर तक भेजता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, मैं लोगों के निःशुल्क बनवा रहा हूँ। वार्ड में कैंप लगा कर समय समय पर जो राशन की पर्चियाँ हैं, हाथ ठेला पंजीयन है, राशन कार्ड है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। वार्ड क्रमांक 37 मुरैना क्षेत्र में किया जी, बिल्कुल किया है। बिल्कुल। तो ऐसे कई कार्य और भी हैं, जैसे कि मैं अपना भी एक नज़रिया देखता हूँ। मैंने देखा है लोगों को कि जो शासकीय योजनाएं हैं, जैसे BPL कार्ड का मुद्दा आपने उठाया, तो BPL कार्ड के मुद्दे को कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था ख़राब है, या तो किसी प्रशासनिक व्यवस्था के थ्रू ही अपन किसी अमीर परिवार को जो है BPL कार्ड अलाउ हो जाता है, मिल जाता है, और एक गरीब परिवार उस BPL कार्ड के लिए कई प्रशासनिक चक्कर काटते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस व्यवस्था में आप अपनी क्या राय देंगे? मतलब क्या प्रशासनिक व्यवस्था ख़राब है या क्या मतलब इसमें आप कहेंगे? देखो मोनू जी, ऐसा है, प्रशासनिक व्यवस्था भी ख़राब है,
साथ में जो अपने जनता जो अपने नेता को चुनती है, जी बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता चुन के उन्हें भेजती है, उनका कर्तव्य होता है कि हमारी जनता जो समाज जो क्षेत्र की जनता है उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, मगर चुनाव के बाद में जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं वो, बिल्कुल, और चुनाव जैसे ही आते हैं वो फिर वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते ठीक है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उस अपने क्षेत्र की जनता का वो किस प्रकार से परेशानी से जूझ रही है उसकी समस्या का समाधान करें। जी बिल्कुल। मगर ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की भी बहुत बड़ी गलती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुने जिससे हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे या हमारे कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम ही नहीं है। बिल्कुल मोनू जी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी वोट दें तो एक बार ये जरूर सोचें और समझें कि क्या ये व्यक्ति हमारे योग्य, इस पद के योग्य है क्या। जी जी जो जिस व्यक्ति को आप चुनने जा रहे हो वो इस पद के योग्य है या नहीं है, जी बिल्कुल, और योग्य व्यक्ति को ही आप चुनें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि नेता पढ़े लिखे नहीं है। अगर जब पढ़े लिखे नहीं होंगे, अयोग्य बैठे हुए हैं सत्ता में, तो कैसे विकास होगा? विकास नहीं कर पा रहे हैं नेता। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बिजली बिल का मुद्दा हमारे सामने कई बार आया है, तो बिजली बिल के मुद्दे पर आप क्या विचार रखेंगे? बिजली बिल को लेकर ऐसा विचार है मेरा कि जो ठेका जो प्राइवेट ठेका कर दिए गए हैं, बिल्कुल। तो जो इनके प्राइवेट सेक्टर में जो ठेके दे दिए हैं, मीटर रीडर हैं वो घरों से वसूली कर रहे हैं। हर घर से 500 रुपये, 1000 रुपये वसूली कर रहे हैं। जो पैसे नहीं दे रहा गरीब व्यक्ति, उसका बिल वो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल रख रहे हैं। 1-2 कमरे के मकान का बिल 5,000 रुपये, बेचारा मजदूर 5,000 रुपये महीने कमा रहा है, कैसे बिल भरेगा? बिल्कुल। तो इस बताइए बच्चों को क्या देगा? इस सेक्टर में आप जैसे अगर चुन करके आते हैं, वार्ड क्रमांक के जो 37 वार्ड क्रमांक के लोग हैं, यदि आपको चुन के यहाँ भेजते हैं, सत्ता में बैठालते हैं एक पार्षद बनाकर, तो बिजली बिल के मुद्दे पर आप क्या कार्य करेंगे? देखो, क्षेत्र की जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो बिजली बिल का ही मुद्दा नहीं है, ऐसे जितने भी जो जनता के मुद्दे हैं उन पे मैं बिल्कुल कार्य करूंगा। और बिजली बिल के मुद्दे पर मैं बिल्कुल बात करूंगा अधिकारियों से। और मैं जो व्यक्ति जो 2 कमरे के मकान में रह रहा है जी उसका उसी हिसाब से बिल आएगा। बिल्कुल आएगा। और जो मकान में 3 मंजिल मकान बनाया, 5 मंजिल बनाया, एसीओ में बैठ के रह रहे हैं, जो 500 रुपये दे के अपना बिल कम करवा लेते हैं, वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये महिला सुरक्षा को लेकर जनता के काफ़ी सवाल आते हैं। जनता की मेरे पास लंबी लिस्ट है और ऐसे कई सवाल हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने कई जनप्रतिनिधियों से अपने सवाल रखे और उनकी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, लेकिन उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ अपने देश में या अपने क्षेत्र में महिला अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करती है। तो इस क्षेत्र में आप क्या विचार रखेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले तो अपन को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी ठीक है। दूसरा, मुरैना शहर में मैं देख रहा हूँ महिला थाना अब आगे खुला है। जी ठीक है। और मुरैना जिले मुरैना शहर का अपन क्षेत्रफल देखें तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, बिल्कुल। जिसमें एक थाना होना और अन्य कोई चौकी ना होना, जी ये क्या है? लापरवाही समझ लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या है, 7 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई घटना घटती है तो गाड़ी या महिला जो थाने से स्टाफ पहुंचेगा तो काफ़ी समय लगेगा, उसे कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा लग जाएगा पहुंचने में। तो अगर मैं चुन के अगर निगम में आता हूं तो सबसे पहले मेरा यही मुद्दा रहेगा कि एक तो अपने वार्ड में जो काफ़ी 15 से 20 हज़ार लोगों का एरिया है, 15 से 20 हज़ार लोग निवास करते हैं आमपरा और गोपालपुरा क्षेत्र में। गोपालपुरा आमपरा एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इस एरिया में मैं एक पुलिस चौकी बनवाना चाहता हूँ। दूसरा, शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक टॉयलेट की। जी अगर बनखंडी रोड एक व्यावसायिक रोड हो गई है और शहर की मेन मुख्य मार्गों में से एक है। ठीक है। जिसमें कहीं पे भी आपको अगर कोई व्यक्ति बाजार में अगर कोई सौदा लेने आता है तो बेचारा वो कहाँ जाए टॉयलेट के लिए? कोई महिला अगर आती है तो वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाए? पब्लिक टॉयलेट पूरे शहर में कहीं शौचालय नहीं है पब्लिक टॉयलेट। लेकिन पब्लिक टॉयलेट पे कई जो पूर्व पार्षद हैं, पूर्व जो राजनेता हैं, उन्होंने भी काफ़ी कार्य किए और पब्लिक टॉयलेट रखवाए भी थे। तो ये कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, ये उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, या मतलब इस विचार में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि पूर्व पार्षद हैं जो उनने पब्लिक टॉयलेट अब जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहीं रखवाए हैं। जी ठीक है। और एक कोई उनका इस विशेष क्षेत्र पे मतलब कोई ध्यान नहीं है, ना ही हमारे वार्ड में किसी प्रकार का कोई पार्क है। मेरा सबसे अहम मुद्दा है कि वार्ड 37 में अगर वार्ड 37 की जनता मुझे चुनती है जी तो मैं वार्ड में पार्क और पुलिस चौकी, ये 2 कार्य सबसे पहले करूँगा। सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर। हाँ जी। और बीपीएल कार्ड का जो मुद्दा आपने बताया,
तो बीपीएल कार्ड को लेकर आपने हमें बताया कि हम जो है गरीबों के हितग्राही काम करेंगे, तो बीपीएल को लेकर आप किस तरीके से मतलब काम करेंगे कि जो बीपीएल का जो सही लाभ है वो एक्चुअल उस व्यक्ति को मिल पाए जो उसका बाकी में जो पात्र है उसे मिल पाए। श्रीमान, मैंने अपनी जो टीम है वो लगा रखी है, बाढ़ में सर्वे चल रहा है और हमें जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद सर्वे के आधार पर जो लोग गरीब परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, या जो गरीब परिवार है जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं उनके सबसे पहले बीपीएल कार्ड बनवाए जाएंगे। और मैं कलेक्टर साहब से और नगर निगम कमिश्नर साहब से मांग करता हूं कि जितने भी बीपीएल कार्ड मुरैना शहर में बने हुए हैं उनकी एक बार जांच की जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, नरसिंह सिकरवार जी के साथ हमारे जो खास बातचीत थी वो बहुत ही अहम मुद्दे पर रही है और आगे भी हम उनके साथ जुड़े हैं, आगे भी कई सवाल करेंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता के जो सवाल हैं, पहले मैं जनता के सवालों को नरसिंह सिकरवार जी के आगे रखूँगा ताकि जनता के सवालों के जवाब भी हमें माननीय नरसिंह सिकरवार जी से मिलने की उम्मीद है। तो देखिए सिकरवार साहब, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, जनता ने मेरे से बहुत बड़ा सवाल रखा है कि यदि हम पूर्व पार्षदों की जो लिस्ट है उसे देखें, उसके आधार पर हम नरसिंह सिकरवार जी पे किस प्रकार से भरोसा करें कि ये हमें हमारे जनता के हित में काम करेंगे या हमें और पूर्व पार्षदों की तरह गलतफहमी में या धोखे में नहीं रखेंगे। तो इस बारे में आप जनता से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को मेरा ये संदेश है कि आप विचार करें कि क्या पूर्व पार्षदों ने आपके कार्य किए जी या नहीं किए। नरसिंह सिकरवार क्या कार्य कर रहे हैं आपके लिए जी और जनता के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। मैं बाढ़ 37 में कई कैंप लगा चुका हूँ जिनमें मैंने कार्य किए हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, वृद्धावस्था पेंशन बनवाई हैं, लोगों के विकलांग जो सर्टिफिकेट है वो बनवाए हैं, विकलांग पेंशन बनवाई हैं, विधवा महिलाओं की पेंशन बनवाई हैं, राशन की पर्ची बनवाई हैं। मतलब ये है कि कई कुल प्रकार के और जनसेवा। अगर कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बोलता है कि श्री भाई साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं बिजली घर से उन मिस्त्रियों को स्वयं ला के उनकी लाइट से सुधरवाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर जनता मुझे आधी रात को ही फ़ोन करती है तो मैं उनके साथ हूँ और चुनाव तो भी काफ़ी दूर है, चुनाव जब भी हो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हार जीत कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा है जनता की सेवा, जनसेवा। जी, एक सवाल और नरसिंह जी हमारा रहेगा, जनता का बहुत बड़ा अहम सवाल है। जो रेत माफिया हैं ज़िले में, उनके द्वारा कई हत्याएं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जैसे रेत के ट्रैक्टर खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल चुप पड़ जाती है, ऐसे में आम जनता मारी जाती है। तो इस बारे में आप मतलब क्या विचार रखेंगे अपना? तो मेरा विचार है कि सरकार को जो रेत के और खंडों के ट्रैक्टर जो हैं, जो रेत चंबल नदी से रेत अधिकतर आता है, तो चंबल नदी पे या तो उसको ठेका दे दिया जाए, रॉयल्टी काटी जाए, जिससे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और सुरक्षित वो रेत भी लेके आएंगे, या उसे उस पर जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए जिससे रेत नहीं आए। तो दोनों में से एक कदम तो उठाना चाहिए सरकार को, मगर सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। और सरकार की चूक की वजह से, प्रशासनिक लापरवाहियों की वजह से रोज़ आए दिन घटना घटती रहती हैं। एक आध कोई अधिकारी अच्छा आ भी जाता है, ईमानदार, जो कार्रवाई करता है इन पर, तो उस पर सरकार, इनके जो यहाँ के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता, वो सरकार की साठगांठ से उनका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। जी बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में यदि आपको जनता चुनती है, वार्ड क्रमांक 37 की जनता आपको मौका देती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो उसमें आप जनता को क्या भरोसा देंगे कि आने वाले समय में ये रेत माफियाओं पर अपन नकेल कसने में कामयाब होंगे? तो उसमें आप क्या विचार रखेंगे अपना? देखो, अगर नगर निगम में हमारी सारे 47 वार्डों में हमारे प्रत्याशी उतर रहे हैं जी, अगर और महापौर प्रत्याशी भी हमारे उतरेंगे जी, अगर सारे नगर निगम वार्डों में जनता, मुरैना की जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमारे अधिक से अधिक पार्षद और मेयर अगर हमारे चुन के नगर निगम पहुंचते हैं, तो हम भरोसा दिलाते हैं मुरैना की जनता को कि हम बिल्कुल पूरी हुई हैं। और हमने उनसे जाना, जनता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए हैं। तो मैं दीवान सिंह सिकरवार ATV इंडिया के साथ अब आपसे विदाई चाहता हूँ। नेक्स्ट मुलाकात जब अपनी होगी तब अपनी कोई नई शख्सियत आपके सामने होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। कोरोना को लेकर मेरे द्वारा भी ये गाइडलाइन है कि आप अपने मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन को कंटिन्यू रखें। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा ही आप जिस सेक्टर में कार्यरत हैं, उस सेक्टर में सही प्रतिनिधि को चुनें और अच्छे विचार अपने मन में रखें। धन्यवाद।
रवैना कोहली